हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे जहाँ पे हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सीखते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है चार्ट्स की। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले चार्ट्स हैं जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट्स, हैकेनेसी चार्ट्स और पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। तो कैंडलस्टिक चार्ट्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं, हैकेनेसी कुछ इस तरीके का होता है और पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स कुछ इस तरीके के होते हैं। अपने आप में पॉइंट एंड फिगर चार्ट सबसे यूनिक चार्ट है क्योंकि ये टाइम एक्सिस नहीं होता है यहाँ पे, जबकि बाकी दोनों में टाइम एक्सिस होते हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि कैंडलस्टिक्स और हैकेनेसी में कोई खास अंतर दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन नो डाउट मैं आपको बता सकता हूँ कि ये दोनों चार्टिंग टेक्निक काफ़ी सिमिलर भी हैं, लेकिन अपने आप में दोनों काफ़ी यूनिक हैं, काफ़ी डिफरेंट है और इन दोनों के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर हम इस सीरीज में सबसे पहले कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक को देखेंगे, सीखेंगे, उसके बाद हैकेनेसी को और सबसे लास्ट में पॉइंट एंड फिगर को। तो चलिए हम अपने को सीरीज का सबसे पहला चार्टिंग टेक्निक शुरू करते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि हमने कैंडलस्टिक चार्ट्स चुना है क्यों। हमें बचपन से लाइन चार्ट्स पढ़ाया गया था, हिस्टोग्राम्स पढ़ाए गए थे, हमें जो है यहाँ पे पाई चार्ट्स पढ़ाए गए थे। तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि स्टॉक मार्केट इन लोगों को यूज़ करके नहीं एक कैंडलस्टिक चार्ट्स को क्यों चुना। तो आपका आंसर आपके सामने है। सबसे पहली बात, हमें मार्केट में जो है किसी भी टाइम में हमारे पास चार डाटा पॉइंट्स होते हैं, उन्हें हमें एक साथ चार उस डाटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता है। चार डाटा पॉइंट्स हमारे पास होते हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। ओके। और इन चारों को एक साथ डिनोट करना बहुत टीडियस काम था लाइन चार्ट या हिस्टोग्राम्स के लिए। आप देख सकते हैं लाइन चार्ट्स पे आप एक सिंगल पॉइंट को तो इजीली डिनोट करवा पा रहे होते हैं। ये यहाँ पे इस सिंगल पॉइंट को आप कुछ भी यहाँ डिनोट कर सकते थे, ओपन, हाई, लो, क्लोज, कुछ भी। लेकिन अगर आप लाइन चार्ट पे बाकी तीन पॉइंट्स को कैसे डिनोट किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा था लोगों को। सेम चीज़ था हिस्टोग्राम के साथ कि चलो हिस्टोग्राम अगर हमने बना भी दिए तो इसके साथ हम दो ही डाटा पॉइंट्स, एक और दो, दो इन डाटा पॉइंट्स के अलावा हम कभी कुछ रिप्रेजेंट कराने मुश्किल थे, क्योंकि लाइन चार्ट्स के साथ सिर्फ एक और पाई चार्ट के बारे में तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम रिप्रेजेंट कैसे करें। तो इस कारण से लोगों ने, या यूँ कहें जापानीज लोगों ने, एक बहुत सही तरीका निकाला जिसे कि बाद में दुनिया ने फॉलो किया। वो था कि इसे कैंडल स्टिक्स की तरह जो है यूज़ करना। कि कैंडल्स में क्या होते हैं कि मोमबत्ती का दो के एक सिरा होता है और बाकी पूरी एक बॉडी होती है और नीचे एक सिरा होता है। तो इन्होंने वही चीज़ यूज़ किया और इससे इनके पास चार डाटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सारे के सारे पॉइंट्स मिल गए। जैसे पहला पॉइंट्स यहाँ पे आप हाई को जो है डिनोट कर सकते हैं, दूसरा यहाँ ओपन और क्लोज को डिनोट किया जा सकता है, तीसरा पॉइंट यहाँ और चौथा पॉइंट यहाँ। यानी कि आपके पास चार पॉइंट्स हैं और चारों पॉइंट्स और आपके डाटा पॉइंट्स भी चार हैं, तो आप उसे कैंडल स्टिक्स की मदद से ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस कारण से लोगों ने कैंडल स्टिक्स को प्रीफर किया। अब कैंडल स्टिक्स को प्रीफर करने का सिर्फ यही एक रीज़न नहीं था कि उसके पास चार डाटा पॉइंट्स थे। अगर ऐसे में तो हम हैकेनेसी भी यूज़ कर सकते थे। हम जो है यहाँ पे कैंडल स्टिक्स को इतना वेटेज क्यों मिलता है कि इसे मोस्ट यूज इन द वर्ल्ड जो है बोला जाता है, यानी कि दुनिया में ज़्यादातर लोग कैंडल स्टिक चार्ट्स को यूज़ करते हैं। इसका जो है कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। पहली तो कैंडल स्टिक चार्ट्स में आपको चारों पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहे हैं। दूसरी बात कि कैंडल स्टिक चार्ट अपने साथ एक पैटर्न्स लेके आते हैं और वो पैटर्न्स काफ़ी प्रॉफिटेबल होते हैं उनको ट्रेड करना। तो पैटर्न्स के बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले तो हम कैंडल स्टिक्स होते क्या हैं उन्हें ही पहले सीख लें। तो आप जब देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि कोई भी कैंडल स्टिक्स में, जब मैंने वहाँ पर पिछली बार भी दिखाया था, तो हमने कलर कोड रखा हुआ है कि एक को हम ग्रीन करते हैं, दूसरे को हम रेड कर देते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जब भी स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक खुलता है किसी भी प्राइस पे, तो वो उसका ओपनिंग प्राइस कंसीडर किया जाता है। अब क्या होगा कि यहाँ से ओपन अगर हो गया है तो यहाँ से ये तो इन जो है स्टॉक या तो ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, यही दो काम हो सकता है ना, और कुछ नहीं कर सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ खड़ा रह सकता है। लेकिन अगर कोई स्टॉक सेम प्राइस पे बस खड़ा रहे तो क्या फ़ायदा, हमें तो उसमें प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं होगा। तो जनरली हम मान के चलते हैं कि कोई भी स्टॉक ऊपर या नीचे जाता है, तो ऊपर अगर जा रहा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बायर्स के कारण वो ऊपर जाएगा। इसे ऐसे समझिए कि कोई भी चीज़ लिमिटेड अमाउंट में मार्केट में मौजूद है। लॉकडाउन में कुछ दिन पहले ही हमने लॉकडाउन फेस किया, वहाँ पे क्या हुआ था, एकाएक कुछ ज़रूरी सामानों की कीमतों में इजाफा हुआ था, प्राइस बढ़ गया उसके। क्यों?
क्योंकि सामान तो लिमिटेड था, आपके पास खाद्य सामग्री लिमिटेड थी, पर उसे एकाएक लेने वाले लोग बहुत ज़्यादा यानी कि बायस बहुत ज़्यादा हो गए। तो जो बायस बहुत ज़्यादा हो गए, मार्केट में कोई चीज़ कम है और उसमें बायस बहुत ज़्यादा आ गए, तो क्या होगा, उसका प्राइस लगातार बढ़ना शुरू होगा। सेम चीज़ अगर मान लीजिए कि उस प्राइस पे उसी चीज़ उस सामान में अगर कोई उसको खरीदने वाला नहीं है, पर बेचने वाला ज़्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा, उसका प्राइस नीचे आने लगेगा। तो ये जो जो है ऊपर जाने का प्रोसेस था, उसे हम बाइंग बायस एक्टिविटी बोलते हैं, बाइंग फोर्स बोलते हैं। पर ये सब काफ़ी साइंटिफिक लगता था सुनने में, इस कारण से हमने इसे बोलना शुरू किया बुल्स और दूसरे वाले को बियर्स, और इन दोनों के लिए अलग अलग कलर कोड डिफाइन कर दिया कि अगर हरा रंग है तो एक दूर से भी कोई देख रहा है तो उसे पता चल रहा है कि इस टाइम में इस स्टॉक का प्राइस ऊपर गया था, जबकि इस कोई भी स्टॉक का प्राइस अगर उसके साथ लाल कलर कोड है तो वो प्राइस नीचे आया था। और इसे हम बियर्स बोलते हैं, यानी कि चूंकि बियर्स क्या है और बुल्स क्या है, ये आपस में कोई नहीं है, ये हमने बस पर्सोनिफाई करने के लिए ऐसा कर रखा है। अगर आप क्रिकेट खेलते या देखते होंगे तो आप अक्सर सुनते होंगे कि हम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को कंगारूज बोलते हैं या न्यूजीलैंड वाले उन प्लेयर्स को कीवीज बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है कि जो है वो कंगारू या कीवी हैं। हम बस उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइटर नोट पे इन चीज़ों को पर्सोनिफाई करते हैं। तो इसी कारण से चूंकि हमने जो है प्राइस के ऊपर वाले एक्टिविटी को बुल्स बोला है, तो इस कैंडल को हम बुलिश कैंडल बोलते हैं, जो भी ग्रीन कलर कोड के साथ होता है, जबकि रेड कलर कोड के साथ जो भी होता है उसे हम बेयरिश कैंडल बोलते हैं। तो दुनिया में सिर्फ हमने तो मान लिया कि चलो ठीक है ग्रीन और रेड, लेकिन बाकी दुनिया भी जो है ग्रीन और रेड ही माने, ऐसा नहीं हो सकता था पॉसिबल। तो पहले क्या होता था कि पहले तो हमारे पास कंप्यूटर और डिजिटल ऑब्जेक्ट्स तो थे नहीं, तो उसके उसमें क्या हो रखा था कि हमें कॉपी पे बनाना होता था, और कॉपी पे तो भाई पॉसिबल नहीं कि आप हर कैंडल को फिर जो है आप कलर करें। तो इस कारण से वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता था, एक सिंपल वाइट कैंडल और ब्लैक कैंडल बियरिश के लिए। तो आज भी कई जगह पे यही ट्रेडिशनल टेक्निक यूज़ की जा रही है, पर जो बाद में कंप्यूटर आने के बाद लोग डिजिटलाइज किए तो उन्होंने एक कलर कोड रखा जो कि आपको ग्रीन और रेड है, पर कई जगह पे आज भी ब्लू और रेड भी यूज़ किया जा रहा होता है। यानी कि अगर कोई भी बुलिश कैंडल है तो उसे आप व्हाइट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ब्लू से और ग्रीन से। जनरली ये हमारा नॉर्म्स होता है, लेकिन अगर आप अपने लिए कोई दूसरा कलर कोड इस्तेमाल करना चाहें वो आपकी मर्जी, आप कर भी सकते हैं, इसमें कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। अब कैंडल्स जब हम पढ़ना शुरू किए हैं तो कैंडल्स में ये तो ठीक है, चलो 4 डाटा पॉइंट्स, इसके अलावा भी कैंडल्स के कुछ फीचर्स अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी कैंडल में एक कलर्ड पाथ होता है और बाकी ऊपर और नीचे दो गो टेल्स या विक्स या शैडोज, इसके 3 नाम हैं, आप जो प्रेफर करना चाहें बोलने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। मैं जनरली विक्स और शैडोज यूज़ करता हूँ। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे ऊपर को अपर विक्स बोलते हैं और नीचे वाले को लोअर विक्स बोलते हैं। अब बीच वाला जो पोर्शन होता है वो कलर रहता है, अगर बुलिश कैंडल है तो ग्रीन होगा, बियरिश कैंडल है तो रेड होगा। और इस कलर को पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। और आप सोच रहे होंगे चलो इस तरीके से इसको डिफाइन करने का फ़ायदा क्या है। इस तरीके से किसी भी कैंडल को डिफाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये है कि आप बॉडी और विक्स को जो लोग ट्रेड करते हैं उन उन लोगों के लिए जो है ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बॉडी अपने आप में क्या डिनोट करता है, बॉडी अपने आप में किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम डिनोट करता है। यानी कि वो अगर बॉडी किसी कैंडल की बड़ी है तो इसका मतलब क्या है कि वो प्राइस उस डायरेक्शन में जो है बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है। दूसरा चीज़ क्या सिग्निफाई करता है बॉडी, कि प्राइस तो दिन भर फ्लक्चुएट कर रहा था, पर ऐसा कौन सा प्राइस का जोन है जहाँ पे कोई भी वो ऑब्जेक्ट या वो सामान सबसे ज़्यादा टाइम तक रहा था। वो स्टॉक का प्राइस तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया, पर एक सेंट्रल थीम की किस प्राइस के आसपास वो सबसे ज़्यादा टाइम बिताया है, ये चीज़ भी हमें ये बॉडी ही बता के देता है। इस कारण से हम इसे कलर रखते हैं। और विक्स का कहना क्या होता है कि भाई इस प्राइस पे आया तो जरूर था, पर इस प्राइस पे ज़्यादा देर तक टिका नहीं था और यहाँ से बहुत जल्दी ही नीचे या ऊपर चला गया था। ये चीज़ हमें विक्स बताता है। आपको देखने में ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि इस पे इतना टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जब आप बॉडीज और विक्स को ट्रेड करना शुरू करेंगे तो आप सोचेंगे कि ये कॉन्सेप्ट, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट कितना काम का है। दूसरा चीज़ क्या है कि इसी विक्स और बॉडी का डिफरेंट अगर कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो आपके पास डिफरेंट कैंडल स्टिक्स बनेंगे, और डिफरेंट कैंडल स्टिक्स आपको डिफरेंट कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स बनाने में
मदद करते हैं और वही चार्ट पैटर्न सबसे ज़्यादा रिलायबल हैं ट्रेड करने के लिए, यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए। अब जब हम बार-बार कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स बोल रहे हैं तो क्यों हम चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड कर रहे हैं? या कैंडलस्टिक, चलो ठीक है, पैटर्न्स तो बनेंगे, इतना तो हमें पता चल चुका है, पर पैटर्न्स को हम ट्रेड क्यों करें? तो सबसे पहला और सबसे अच्छा रीज़न हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करने का है कि ये बहुत रिलायबल होते हैं, हाईली रिलायबल, मतलब काफ़ी भरोसेमंद है, जिसके कारण इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, आसानी से प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरा चीज़, चार्ट पैटर्न क्या करता है, किसी भी ट्रेड में वो आपको एक एंट्री पॉइंट बताता है, एक टारगेट बताता है और एक स्टॉप लॉस बताता है। मतलब कि आपको किस प्राइस पे बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं हम, एंट्री पॉइंट, यानी कि किसी स्टॉक को किस खरीदना या बेचना उचित रहेगा। ये चीज़ हमें कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बताते हैं। सेम टाइम में हमें क्या बताते हैं, वो हमें अपना टारगेट भी बताते हैं, या जिसको हम रिवॉर्ड बोलते हैं। मतलब कि हम कितना प्रॉफिट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सपोज कीजिए मैंने 100 रुपया पे माल खरीदा, तो वो माल कितने तक पे बिक सकता है, ये चीज़ मुझे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न माल लेते समय ही बता देगा। और तीसरा चीज़ क्या है, एसएल भी वो हमें बता देता है कि हमने कितना रिस्क लिया है, कि अगर माल जो है नहीं बिका, आपका स्टॉक नहीं बिक पाया, अगर टारगेट नहीं हिट होने के बजाय वो सामान खराब हो गया, तो क्या होगा, आप कितना का मैक्सिमम लॉस आपको हो सकता है, ये आपको एसएल देता है। और ये तीनों चीज़ चार्ट पैटर्न्स अपने आप में एक साथ डिफाइन कर देते हैं। यानी कि बेसिकली अगर आपने कभी किराने का दुकान पे सौदा लिया होगा, तो दुकानदार क्या करेंगे, अगर उन्होंने कोई खाने की सामान खरीदी है, तो खरीदे हैं जिस प्राइस पे, वो क्या होगा, उनका एंट्री प्राइस है। वो जिस दाम पे सामान बेच देना चाह रहे हैं वो उनका टारगेट है। और सपोज कीजिए कि अगर सामान खराब हो जाता है, तो वो कितना का लॉस बुक करेंगे, ये उनका एसएल है। ठीक, तो और इस तरीके से जब उनका तीनों चीज़ डिफाइन होता है तभी वो बिजनेस करते हैं। और हम भी ट्रेडिंग की दुनिया में इसे बिजनेस मान के चलते हैं। इस कारण से जब तक हमारा ये तीनों पॉइंट डिफाइन नहीं होगा, हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप कभी किसी नए ट्रेडर को जो है बात करते सुनिएगा, या कभी किसी भी लॉस किए हुए ट्रेडर को अगर ढंग से सुनिएगा कि वो ज़्यादातर अगर लॉस कर रहे हैं, तो उनकी बातों से एक चीज़ अगर आपको पता चलेगी, वो बात ये है कि वो कभी एसएल यूज़ नहीं करते, वो कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते। और बहुत लोगों से मैंने सुना है, वो कहते हैं भाई एसएल मेरे दिमाग में होता है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि जिन लोगों का अगर अगर वो बिगनर है, तो उन लोगों का अगर एसएल दिमाग में है, तो उनका प्रॉफिट भी उनके बस दिमाग में होगा, अकाउंट पे नहीं। रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये आपके लॉस को मिनिमाइज़ करता है, ये आपको लॉस करने से बचाता है। छोटा सा लॉस लेके आप बड़े लॉस से बच पाते हैं, यही है रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में बहुत लोग सिंपल समझते हैं कि हमें चार्ट पैटर्न्स आ गए तो हम ट्रेड करना सीख गए, अब हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। पर जो है ट्रेडिंग इससे थोड़ा सा और भी डीपर है। वहाँ पे आपको क्या होता है कि आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी एज वेल एज रिस्क मैनेजमेंट, इन दोनों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, और अगर आपके पास आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब हो रही है किसी भी कारण से, वो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो आप एक अच्छा ट्रेड को भी, जो एकदम परफेक्ट ट्रेड था, वहाँ पे भी आप लॉस कर सकते हैं। तो इस कारण से रिस्क मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आप लेजेंडरी ट्रेडर जो है प्रिंस ऑफ पेट जिन्हें कहा जाता था, रिचर्ड डैनिस, उनकी भी कहानी पढ़िएगा। बुक का नाम है टर्टल ट्रेडर। इस बुक में उनकी कहानी दी हुई है कि वो जब अपने कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, एक बस बेट के कारण, वो उनका मानना था कि मैं किसी भी आदमी को एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकता हूँ, प्रॉफिटेबल बना सकता हूँ। और इसके लिए उन्होंने अपने दोस्त से शर्त लगाई थी, और वो शर्त पूरा भी होता है। वो कुछ उन बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, उन्हें वो खुद से ट्रेन करते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, और वो सारे के सारे प्रॉफिटेबल होते हैं। और बेट में वो यहाँ तक करते हैं कि उन जिन स्टूडेंट को उन्होंने सेलेक्ट किया था, उन्हें वो अपना पैसा देते हैं ट्रेड करने के लिए। तो उन्होंने भी, अगर उनकी भी कहानी आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी उन्होंने लोगों को ट्रेड करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट सिखाया था। पर अफ़सोस की बात है कि हमारे यहाँ बहुत से पेड कोर्सेज़ भी आपको सिंपल चार्ट पैटर्न सिखाते हैं, जो कि बहुत जगह पे ईज़िली अवेलेबल है, पर रिस्क मैनेजमेंट की बात कोई नहीं करता है। तो पहले हम थोड़ी सी रिस्क मैनेजमेंट देखना चाहेंगे। रिस्क मैनेजमेंट का एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे कैसे है। अब बहुत लोगों का मानना है कि जो है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी चाहिए। जी नहीं सर,
अगर आपका ऐसा मानना है तो आप कभी ट्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत कम लोगों की एक्यूरेसी 80% होती है। इवन जो बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं उनकी भी एक्यूरेसी 60 to 70% या उससे ऊपर है तो बहुत होती है। 70 to 80% अपने आप में काफ़ी है एक्यूरेसी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए, बशर्ते अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को हर वक्त मेंटेन कर पाएँ। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे मेंटेन होगा? आपको ट्रेड लेते समय ही अपना टारगेट और एज वेल एज अपना एसएल डिफाइन करना होगा। बिना उसके तो आप रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो बना ही नहीं सकते। तो अगर देखते हैं चलिए कि अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा 1:1 होता तो क्या होता? अगर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 है तो एक तरह से मानिए अगर हमने 2 ट्रेड किया, एक सही गिरा, एक गलत भी गिरा, तो हमें कितना हुआ? नेट प्रॉफिट हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो यानी ब्रेक इवन क्या है? 50%। और हमें प्रॉफिट कमाने के लिए 50% से ज़्यादा बार एक्यूरेट होना पड़ेगा। प्रॉफिट कमाने के लिए मोर देन 50% एक्यूरेसी चाहिए। और आप सोच रहे थे 80% की एक्यूरेसी चाहिए आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए। इसके हिसाब से अगर सिर्फ आप 1:1 का भी रेशियो मेंटेन कर पाते हैं तो आप कितना, आप 55% इवन 60% की भी एक्यूरेसी के साथ स्टॉक मार्केट से एक अच्छा बड़ा मोटा पैसा कमा के जा सकते हैं। पर लोग सोच रहे होंगे कि ओह नो, हमें तो 80% चाहिए। और जो लोग ऐसा सोचते हैं मैं उनको बता सकता हूँ कि वो कभी भी सक्सेसफुल ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रीज़न सीधी सी बात, वो अपना एसएल मेंटेन नहीं कर रहे होंगे। और इससे कम का रिस्क टू रिवॉर्ड कोई क्या मेंटेन करेगा? कि अगर सपोज कीजिए कि आपको कोई आता है और बोलता है भाई तू मेरे साथ बेट लगा 100 रुपये का, अगर तू जीता तो मैं तेरे को 50 रुपये दूंगा, मैं जीता तो तू मेरे को 100 रुपये दोगे। आप कभी ऐसा बेट लगाओगे? नहीं लगाओगे। आप एटलीस्ट 100 रुपये का बेट लगा रहे हो तो आप चाहोगे कि सामने वाला भी 100 रुपये आपको ऑफर करे। पर आप देख सकते हैं कि 1:1 का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है तो आपको बस 50% से ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन अगर 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है तो आप क्या देख रहे हैं कि हर 3 में से एक ट्रेड बस आपको जीतना है और 2 लॉस भी गया है फिर भी 33% की मात्र एक्यूरेसी के साथ आप ब्रेक इवन पे आ सकते हैं। और जो है 33% से ज़्यादा जैसे ही आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी तो आप प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएंगे। और 1:3 का अगर रिस्क टू रिवॉर्ड आपने मेंटेन किया है तो मात्र 25% चाहिए ब्रेक इवन होने के लिए, और ग्रेटर देन 25% में आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। 1:4 के साथ अगर यही चीज़ आप मेंटेन करो तो आपको बस 20% चाहिए ब्रेक इवन होने के लिए, यानी कि 5 में से सिर्फ एक बार आपको सही होना है। 4 बार आप गलत भी हो गए तो भी ब्रेक इवन। और अगर 20% से ज़्यादा बार सही हो गए, यानी 100 में मात्र 21 बार अगर आप सही हैं तो आप प्रॉफिटेबल होंगे, 22 बार सही हैं तो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और अगर 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड है तो मात्र 16% से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी अगर 17% से अगर आप ज़्यादा हैं तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन आप बोलिएगा कि भाई ये बोल देना तो आसान है कि 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड, 1:4 का, ऐसा होता भी है या नहीं? सवाल यहाँ पे ये उठता है। जी हाँ, मैं आपको बोल सकता हूँ कि कोई भी ट्रेड एटलीस्ट इवन बिगनर्स लोग 1:2 और 1:3 का तो रिवॉर्ड मेंटेन कर ही सकते हैं, या इनके बीच का रिवॉर्ड। और उसके लिए आपको एक्यूरेसी कितनी चाहिए प्रॉफिट कमाने के लिए? बस मोर देन 33%, यानी कि सिर्फ 100 में आपको 34 से ज़्यादा बार सही होना है। यानी कि अगर आप 100 में बस 40 बार भी सही हैं तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आपने 1:3 का मेंटेन किया और 40% की एक्यूरेसी है, आप बहुत प्रॉफिटेबल हैं। पर फिर वही बात होगी कि लोग ये चीज़ मानना नहीं चाहते, इसलिए मैंने इसे टेबल के साथ आपको बनाने की कोशिश की। हाँ, मैं मानता हूँ कि 1:4 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। पर जो एडवांस ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये चीज़ मुश्किल नहीं है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए ये चीज़ मुश्किल बिल्कुल नहीं है, वो आराम से मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आती है और जिसका मैंने स्लाइड नहीं बनाया, वो जिसके बारे में बाद में बात करना चाहूँगा कि आपको कितना कैपिटल एम्प्लॉय करना चाहिए कभी भी ट्रेड करने के लिए। इन सब चीज़ों को भी मैं आगे आके डिस्कस करूँगा बाद में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।